नमस्कार। हम सब सफल होना चाहते हैं, पर कुछ ही लोग हो पाते हैं। तो क्या ये फर्क सिर्फ मेहनत का है या किस्मत का? या फिर सोच में ही कोई राज छुपा है जिसे सीखा जा सकता है? बिल्कुल। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो नेपोलियन हिल की मशहूर किताब सोचो और अमीर बनो का सार है। हिल ने 20 साल से ज्यादा लगाकर उस दौर के सबसे कामयाब लोगों पर रिसर्च की थी। हाँ, और ये जानने की कोशिश की कि उनकी सोच में ऐसा क्या खास था। तो चलिए आज इसी दिमागी बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरी फिलॉसफी का जो कह सकते हैं पहला पत्थर है, वो है इच्छा, डिजायर। हाँ, इच्छा। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी मामूली चाहत नहीं है। बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि काश मेरे पास बहुत पैसे होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि ये एक धधकती हुई जुनून से भरी इच्छा होनी चाहिए, बहुत ही साफ। और इसके लिए तो काफी विस्तार से 6 कदम भी बताए गए हैं, जैसे आपको ठीक ठीक पता हो कि कितना पैसा चाहिए, किस तारीख तक चाहिए, और उसके बदले में आप क्या देने को तैयार हैं। एक ठोस प्लान बनाएं, उसे लिखें। और दिन में 2 बार उसे पढ़ें। ये तो काफी स्पेसिफिक है। बिल्कुल। और ये स्पेसिफिक होना ही जरूरी है। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल एक्सरसाइज नहीं है। असल में ये आपके दिमाग को एक साफ मंजिल देने जैसा है। अच्छा। सोचिए, अगर आप एक टैक्सी में बैठकर ड्राइवर से कहें मुझे कहीं अच्छी जगह ले चलो, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। सही बात है। लेकिन अगर आप उसे एक सटीक पता देते हैं तो वो आपको सीधा वहीं ले जाएगा। ये स्पष्टता आपके दिमाग के लिए उस पते की तरह काम करती है। ये दिलचस्प है। तो ये कहना कि मुझे 1 जनवरी 2028 तक 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, ये सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं बल्कि दिमाग को एक कमांड देने जैसा है। बिल्कुल। पर यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद कई लोगों के मन में होगा। ये सुनने में थोड़ा जादुई सा लगता है। सिर्फ शिद्दत से चाहने और लिखने से हकीकत कैसे बदल सकती है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब जादू नहीं, दिमाग का विज्ञान है। जब आपकी इच्छा इतनी साफ और तीव्र होती है तो ये आपके रोज के फैसलों पर असर डालना शुरू कर देती है। आप उन चीजों पर समय बर्बाद करना बंद कर देते हैं जो आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाती। अच्छा। आप उन लोगों और जानकारी की तरफ खींचने लगते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि आपका अपना फोकस है जो एक लेजर की तरह काम करने लगता है। ठीक है। तो मान लिया कि हमारे पास एक धधकती हुई इच्छा है, एक साफ लक्ष्य है, पर दिमाग का एक हिस्सा तो अक्सर कहता है ये नामुमकिन है या मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, वो शक की आवाज। उस अंदरूनी शक से कैसे निपटा जाए? यहीं पर शायद अगला सिद्धांत, विश्वास, फेथ, काम आता है ना? बिल्कुल। इच्छा अगर बीज है तो विश्वास वो पानी और धूप है जो उसे अंकुरित होने देता है। और हिल साफ करते हैं कि ये कोई धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि अपने आप में, अपने लक्ष्य में एक अटूट यकीन है। एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां शक की कोई गुंजाइश ही ना बचे। लेकिन ये विश्वास आएगा कहाँ से? ये तो अपने आप नहीं आता। नहीं, इसे बनाना पड़ता है। तो फिर इसे बनाया कैसे जाए? यहीं पर आत्म सुझाव मतलब ऑटो सजेशन का सिद्धांत आता है। हाँ, खुद को बार बार यकीन दिलाना। लेकिन क्या ये एक तरह का फेक इट टिल यू मेक इट नहीं है? क्या हम सच में अपने दिमाग को सिर्फ बार बार बोलकर कोई बात मानने पर मजबूर कर सकते हैं? ये तो खुद को दिलासा देने जैसा लगता है। सतही तौर पर ये ऐसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की प्रक्रिया गहरी है। हमारा चेतन मन जो है वो तर्क करता है। सही है। लेकिन अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो तर्क नहीं करता। वो सिर्फ दिए गए सुझावों को स्वीकार करता है, खास तौर पर जब वे मजबूत भावनाओं के साथ दोहराए जाएं। अच्छा, भावनाएं भी जरूरी हैं, बहुत जरूरी। ये अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने जैसा है। सोचिए, अगर आप जंगल में रोज एक ही रास्ते पर चलें तो धीरे धीरे वहां एक पगडंडी बन जाती है। बन जाती है। आत्म सुझाव भी दिमाग में विश्वास की वैसी ही एक पगडंडी बनाने का काम करता है। जब आप अपनी लिखी हुई इच्छा को रोज पढ़ते हैं और उसे हासिल करने की खुशी को महसूस करते हैं, तो आप सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहे होते, आप अपने अवचेतन मन में एक हकीकत का निर्माण कर रहे होते हैं। मतलब सिर्फ कहना काफी नहीं है कि मैं अमीर बनूंगी, बल्कि उस अमीरी को महसूस करना भी जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है। तो एक बार जब दिमाग में ये विश्वास बैठ गया, तो अगला कदम इसे हकीकत में बदलना। सिर्फ सोचने से तो बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे ना? नहीं आएंगे। यहाँ स्रोत 2 ताकतवर औजारों की बात करता है, विशेष ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज और कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। हाँ, और यहाँ विशेष ज्ञान पर जोर देना बहुत जरूरी है। हिल कहते हैं कि सिर्फ सामान्य ज्ञान या डिग्रियों का ढेर लगाने से कोई अमीर नहीं बनता। अच्छा।
हेनरी फोर्ड के पास बहुत ज्यादा स्कूली शिक्षा नहीं थी, लेकिन उन्हें ये पता था कि ऑटोमोबाइल कैसे बनाना है। उन्हें अपने क्षेत्र का विशेष ज्ञान था। तो ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब उसे किसी लक्ष्य की तरफ इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, मतलब लगातार सीखते रहना होगा, लेकिन वही सीखना होगा जो आपके लक्ष्य के लिए सीधे तौर पर काम का हो। और ज्ञान के साथ साथ हमें नए विचारों की भी जरूरत पड़ती है। यहीं पर कल्पना शक्ति का रोल आता है। किताब की एक बहुत मशहूर लाइन है, जो भी दिमाग सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है उसे वो हासिल भी कर सकता है। ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है। लगता तो है। कुछ लोगों को ये ख्याली पुलाव पकाने जैसा लग सकता है। स्रोत इसे एक व्यावहारिक औजार कैसे बताता है? स्रोत कल्पना को दो हिस्सों में बांटता है। एक है संश्लिष्ट कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन, ठीक है। जो पुराने विचारों, कॉन्सेप्ट्स और योजनाओं को नए तरीके से जोड़कर कुछ बनाती है। ज्यादातर आविष्कार इसी से होते हैं। और दूसरी? रचनात्मक कल्पना आपको वो समाधान देती है जो पहले किसी ने नहीं सोचा था। तो हर बड़ा बिजनेस पहले किसी के दिमाग में कल्पना ही तो था। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमारे पास एक तीव्र इच्छा है, उस पर विश्वास है, जरूरी ज्ञान है और कल्पना से मिला एक आइडिया भी है। लेकिन ये सब अब भी दिमाग में ही है। सब दिमाग में है। इसे हकीकत की दुनिया में कैसे लाया जाए? यहीं से शायद सबसे मुश्किल काम शुरू होता है, जिसे स्रोत योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग कहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये वो पुल है जो सोच को हकीकत से जोड़ता है। एक अच्छी योजना के बिना कल्पना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। और योजना का मतलब है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसकी मदद से करना है, इन सब का खाका तैयार करना। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात जो हिल कहते हैं वो असफलता को लेकर है। वो कहते हैं कि कोई भी पहली योजना शायद ही कभी काम करती है। ये बात सुनकर काफी राहत मिलती है, क्योंकि अक्सर लोग पहली या दूसरी असफलता के बाद ही हिम्मत हार जाते हैं। हाँ, वो उसे व्यक्तिगत हार मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कहना कि अगर एक तरीका काम न करे तो तरीका बदलिए, लक्ष्य नहीं, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। पर कहना आसान है, जब कोई प्लान फेल होता है तो बहुत निराशा होती है। होती है, बिल्कुल होती है। स्रोत कहता है कि अस्थाई हार और असफलता में जमीन आसमान का फर्क है। अस्थाई हार सिर्फ एक सिग्नल है कि आपकी योजना में कोई कमी है। अच्छा। ये आपको सीखने और अपनी योजना को बेहतर बनाने का मौका देती है। जो लोग सफल होते हैं वे हर हार के बाद और मजबूत योजना के साथ वापस आते हैं। तो वो इसे प्रक्रिया का एक हिस्सा मानते हैं, अंत नहीं। हाँ, एक वैज्ञानिक की तरह जो एक प्रयोग के असफल होने पर हार नहीं मानता, बल्कि उससे मिले डेटा का इस्तेमाल करके अगला प्रयोग करता है। प्लान तो बन गया, लेकिन बहुत से लोग उस पर पहला कदम ही नहीं उठा पाते। वो सोचते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं, टालमटोल करते हैं। हाँ, यहीं पर अगले दो सिद्धांत आते हैं, निर्णय यानी डिसीजन और लगन यानी परसिस्टेंस। स्रोत में कहा गया है कि सफल लोग तेजी से फैसले लेते हैं, लेकिन क्या जल्दबाजी में लिए गए फैसले खतरनाक नहीं हो सकते? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। यहाँ तेजी से फैसले लेने का मतलब बिना सोचे समझे काम करना नहीं है। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है टालमटोल की आदत को खत्म करना। असफल लोग फैसला लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लोगों की राय का डर होता है। लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर मैं गलत हुआ तो लोग क्या कहेंगे। सफल लोग अपने लक्ष्य और अपनी योजना पर इतना विश्वास करते हैं कि वे दूसरों की राय से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। वे जरूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर फैसला ले लेते हैं। और अगर फैसला गलत साबित हो तो वे उसे बदलने में भी देर नहीं करते। जबकि असफल लोग वो बहुत धीरे धीरे फैसला लेते हैं और उसे बदलते भी बहुत धीरे धीरे हैं, अगर बदलते भी हैं तो। और फैसला लेने के बाद शायद सबसे मुश्किल काम है उस पर टिके रहना, खासतौर पे जब मुश्किलें आए। ये हमें लगन के सिद्धांत पर लाता है। परसिस्टेंस। स्रोत की एक लाइन है, लगातार कोशिश असफलता को हरा देती है। ज्यादातर लोग सफलता से बस कुछ कदम पहले ही हार मान लेते हैं। ये एक तरह से मानसिक सहन शक्ति की परीक्षा है। बिल्कुल, लगन को आप इच्छा शक्ति की मांसपेशी समझ सकते हैं। ये जितनी इस्तेमाल होती है उतनी ही मजबूत होती जाती है। स्रोत में डर को सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, असफलता का डर। लगन इन सभी डरों का सीधा जवाब है। कैसे? जब आप मुश्किलों के बावजूद डटे रहते हैं तो आप अपने दिमाग को ये संदेश देते हैं कि आपका लक्ष्य इन अस्थायी समस्याओं से कहीं ज्यादा बड़ा है।
ये वो ताकत है जो एक रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है। और ज्यादातर लोग अपना ईंधन खत्म होने से ठीक पहले ही कोशिश छोड़ देते हैं। ठीक वहीं पर। ये सब अकेले करना, एक तीव्र इच्छा रखना, विश्वास बनाना, योजना बनाना, फैसले लेना और फिर हर मुश्किल में टिके रहना, ये सब अकेले करना किसी के लिए भी बहुत भारी पड़ सकता है। बहुत मुश्किल है। शायद इसीलिए इस पूरी पहेली का आखिरी और सबसे अहम टुकड़ा है मास्टरमाइंड। पर ये सिर्फ अच्छे दोस्त बनाने या नेटवर्किंग करने से कैसे अलग है? ये सिर्फ एक सपोर्ट ग्रुप या नेटवर्किंग से कहीं ज्यादा गहरा कॉन्सेप्ट है। हिल का आइडिया यह है कि जब दो या दो से ज्यादा दिमाग एक ही लक्ष्य के लिए पूरी तरह तालमेल में काम करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य और ज्यादा शक्तिशाली चेतना का जन्म होता है। एक तीसरा दिमाग। हाँ, ये वैसा ही है जैसे दो संगीतकार मिलकर एक ऐसी धुन बना दें जो दोनों में से कोई भी अकेले कभी नहीं सोच सकता था। ये सिनर्जी है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? और क्या स्रोत इस पर कोई सलाह देता है कि अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग हों तो क्या करें? ये एक बहुत व्यवहारिक समस्या है। स्रोत कहता है कि ये एक सचेत चुनाव है। आपको ऐसे लोगों को सक्रिय रूप से खोजना होगा। मतलब ये अपने आप नहीं होता? नहीं, यह आपके लक्ष्य की योजना का हिस्सा होना चाहिए। और अगर आप नकारात्मक लोगों से घिरे हैं तो आपको सचेत रूप से उनकी राय को अपने ऊपर हावी होने से रोकना होगा। मास्टरमाइंड ग्रुप आपको वही मानसिक और भावनात्मक कवच देता है। तो एक दूसरे को सहारा देने के लिए? हाँ, जब आपके ग्रुप का कोई सदस्य निराश होता है तो बाकी लोग उसे सहारा देते हैं। जब आपको कोई नया आइडिया चाहिए होता है तो कई दिमाग मिलकर एक अकेले दिमाग से कहीं बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। ये असल में बाकी सभी सिद्धांतों को एक साथ जोड़ने वाली गोंद की तरह है। अगर हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ें तो एक साफ तस्वीर उभरती है। अमीर या सफल बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि दिमाग की एक खास बनावट से होती है। हाँ, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। यह एक पूरी प्रक्रिया है, एक तीव्र इच्छा से शुरू होकर उस पर अटूट विश्वास करना, कल्पना से उसे आकार देना, एक ठोस योजना बनाना और फिर फैसले और लगन के साथ उस पर तब तक काम करते रहना जब तक वो हकीकत न बन जाए। तो ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक मानसिक अनुशासन है। बिल्कुल, जैसा कि स्रोत के अंत में कहा गया है, अगर आपकी सोच सही है तो सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी, क्योंकि आप उन कदमों को उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे जो सफलता की ओर ले जाते हैं। यह सब सुनने के बाद एक सवाल दिमाग में आता है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हाँ, और यहीं से एक विचार करने वाली बात निकलती है। क्या? अगर हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है तो हमारी रोज की सोच का कितना हिस्सा सच में हमारा अपना होता है? और कितना हमारे आसपास की दुनिया, खबरों, लोगों और हालात से प्रभावित होता है? हाँ। और अगर कोई अपनी हकीकत बदलना चाहता है तो वो सचेत रूप से अपनी सोच की दिशा को नियंत्रित करना कैसे शुरू कर सकता है, जबकि बाहरी दुनिया लगातार उसे अपनी तरफ खींच रही है? बिल्कुल, ये शायद इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा चैलेंज है।